तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरी पब्लिश हुई है। हाल ही में एक बुक पब्लिश हुई है, हिंदी में है। हिंदी में लिखती हूँ ज़्यादा मैं, इंग्लिश में भी लिखती हूँ, बट मोस्टली मेरा जो प्यार है वो हिंदी है। और ये बुक अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है, और अमेज़न ने इसको हाल ही में 5 रेटिंग भी दिया हुआ है। तो इसी में से मैंने अपनी एक कहानी चुनी है जो मैं सोचती हूँ कि आज मुझे सुनानी चाहिए। या बुक का नाम है मोहपाश। इसका मतलब मोह मीन्स द अटैचमेंट एंड द पाश मीन द बॉन्ड। सो द बॉन्ड ऑफ द अटैचमेंट। एक्चुअली ये जो कहानी का बुक है, इट इज़ कंपाइल ऑफ द 19 स्टोरीज एंड विच इज़ एक्चुअली, हिंदी में ही बोलूँ ना। uh, हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स है वुमेंस को लेके, अंडर प्रिविलेज लोगों को लेके, एक साइकोलॉजिकल जो लोगों की सोच होती है, उन सबको मैंने एक छोटी छोटी कहानी का रूप दिया हुआ है। और ऐसे टोटल 19 कहानी इसमें कंपाइल की हुई है, जो ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे आसपास ही सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे आज मैंने जो कहानी चूज़ की है, दैट इज़ यात्रा। यात्रा मीन्स द जर्नी। हम सब अपना जो भी एक लाइफ है, हमारी हमारी लाइफ इज़ अ जर्नी। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, और एक जर्नी जब हम कहीं से कहीं जाते हैं, किसी भी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो एक वो जर्नी है। इन दोनों जर्नी को मैंने इंटीग्रेट किया है। मेरे जो मेन कैरेक्टर है रघुनाथ सहाय, उनकी अपनी लाइफ की जर्नी, और दूसरा वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, उस दोनों को मिलाकर एक कहानी लिखने की कोशिश करी है। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। यात्रा। ये गड़बड़ हो रहा है, कुछ आवाज़ आ नहीं रही ठीक से। आ रही है? ओके। ट्रेन की सीट पर कमर झुकाए, सिर को पीछे झुकाए, रघुनाथ सहाय आज यात्रा पर जा रहे। उनके बालों में सफ़ेदी बिखरी पड़ी है, और आंखों पर मोटा मोटा चश्मा। चश्मे में से झांकती छोटी छोटी आंखों से वह टकटकी लगाए खिड़की के बाहर देख रहे हैं। चारों तरफ लोगों का जमघट था। सभी यात्री अपने में मगन थे। शोरगुल का वातावरण था। जितना शोर आसपास था, उससे कहीं ज़्यादा शोर रघुनाथ के मन में भीतर उठ रहा था। उस शोर को पूरी ऊर्जा के साथ दबाए वह निर्जीव पत्थर जैसी जड़ता से बैठे हुए थे। ट्रेन की तेज रफ्तार में भूरे भूरे पहाड़, ऊंचे ऊंचे नीले पेड़, कतारबद्ध घर, तो कभी अपना ही अस्तित्व तलाशती नदियाँ एक के बाद एक सरपट भाग रहे थे। जैसे जैसे ये मंजर आंखों से ओझल हो रहा था, रघुनाथ की स्मृतियों के सागर में यौवन के अधेड़पन और बुढ़ापे की अनेकों तस्वीरें भी लहरों की भांति हिचकोले ले रही थी। घने जंगल में पत्थरों की टकराहट झरने की धारा जैसे शोर मचाती हुई किलोल करती है, वैसे ही रघुनाथ के अंतर्मन में भी अतीत किलोल मार रहा था। रघुनाथ के जीवन का कितना वक्त निकल गया, रघुनाथ को आज भी साफ साफ याद आ रहा था। जैसे सुर्ख लाल जोड़े में इंदु उनके घर में गृह प्रवेश किया था। कितना लावण्य था उसके चेहरे पर। पतली कमर तक लटकती लहराती उसके बालों की चोटी पर तो रघुनाथ मर मिटे थे। कैसे इंदु के साथ उन्होंने अपने जीवन का ताना बाना बुना था। इंदु उनकी पत्नी ही नहीं, उनकी हमराज, उनकी शक्ति, उनकी प्रेरणा, सब कुछ थी। कितने दुख सुख से दोनों साथ में रहे और एक दूसरे को हिम्मत, प्यार और सहारा देते रहे। उनके घर के बीचों बीच रखा तुलसी का पौधा उनके पवित्र प्यार की निशानी था, और कोने में लगे गुलमोहर ने तो उनके जीवन के हर रंग को देखा था। कितना प्रेम था इंदु को प्रकृति से। उनकी बगिया में हमेशा कई रंग बिरंगे फूलों के पौधे हुआ करते थे। जैसे ही उनकी ज़िंदगी में कई रंग बिखरे पड़े थे, कभी सुर्ख, कभी सुख तो कभी दुख, कभी प्यार तो कभी तकरार, कभी कड़वे करेले जैसी कड़वाहट तो कभी गुड़ जैसी मिठास। वे दोनों अपनी ज़िंदगी का संतुलन बनाए हुए थे, और यही संतुलन एक आदर्श वैवाहिक जीवन के लिए ज़रूरी था। सरकारी नौकरी लगते ही रघुनाथ का इंदु के साथ चटमंगनी और पटब्याह हो गया था। फिर ऊपर वाले से 2 बेटियों का आशीर्वाद भी मिल गया था। उनकी कोशिश होती थी कि वह इंदु की हर ख्वाहिश को पूरी करे, जिसे कई हद तक वो पूरी करने की कोशिश भी करते थे,
पर एक ही कसक थी, मन में इंदु के घूमने फिरने और यात्रा करके नई नई जगह को देखने की इच्छा। इंदु की इस इच्छा को सही अंजाम नहीं दे पाए थे रघुनाथ। ट्रेन की सीट पर बैठे बैठे रघुनाथ सहाय के यादों की कपाट धीरे धीरे खुलते जा रहे थे। जैसे बादलों की ओट में चंद्रमा लुका छिपी करता है, वैसे ही जीवन में भी यात्रा पर जाना एक लुका छिपी का खेल हो गया था। एक रोमांच की भांति नए नए किरदार आते थे और उनकी यात्रा पर जाने की कोशिशों को अल्प विराम लगा देते थे। जब रघुनाथ और इंदु की नई नई शादी हुई थी तो किसी न किसी बहाने से रघुनाथ इंदु को बाहर ले जाते थे। कभी कोई सिनेमा का टिकट ले आते, तो कभी कोई नया बर्तन या घर का सामान खरीदना, या यूं कभी पार्क में बैठकर दोनों आंखों ही आंखों में न जाने कितनी बातें कर लिया करते थे। उन्हीं दिनों की याद ताज़ा करते हुए रघुनाथ के भीतर एक सिरहन दौड़ पड़ी और हल्की सी मुस्कान उनके होठों पर आ गई। तभी अचानक उनकी बेटी, जो उन्हीं के साथ यात्रा कर रही थी, उसने रघुनाथ को झंझोरा। रघुनाथ की बेटी बोली, पिताजी चाय लेंगे क्या आप? रघुनाथ, चाय? हाँ, एक गहरी श्वास भरते हुए रघुनाथ ने कहा। ट्रेन में चाय वाले अपने अलग ही अंदाज में चाय बेच रहे थे। चॉय चॉय चॉय। यहीं कुछ अन्य खाने पीने का सामान भी बेचने वाले आ गए थे, जिसका शोर पूरे डब्बे में हो रहा था। रघुनाथ एक चाय हाथ में लेकर फिर गहरी श्वास भरने लगे। न जाने अतीत के कौन से पन्ने अब रघुनाथ की आंखों में पलट रहे थे। घने कोहरे में जैसे एक लकीर खींचती हो, वैसे ही उस दिन रघुनाथ के अतीत के कोहरे में भी धीरे धीरे यादों की लकीरें खींच रही थी। कैसे शादी के कुछ साल गुलाबी सर्दी के तरह निकल गए। इंदु के गाल भी कुछ ज़्यादा ही लाल होने लगे थे। कारण था वह जल्दी ही माँ बनने वाली थी। और फिर एक फूल सी सुंदर गुड़िया रघुनाथ और इंदु की बगिया में आ गई। गुड़िया के लालन पालन में इंदु इतना व्यस्त रहने लगी कि रघुनाथ और इंदु अब बाहर घूमने कम ही जाया करते थे। अपने अपने कामों में दोनों की व्यस्तता बढ़ गई थी। वही समय भी अपनी चाल से चला जा रहा था। रघुनाथ और इंदु की छोटी सी दुनिया में गुड़िया के बाद मिंटी भी उनकी गोद में आ गई। अब तो दो छोटे छोटे बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी ज़रूरतों ने इतना बांध लिया था कि बस उस छोटी सी दुनिया में ही वो दोनों सिमट गए थे। कब ये जीवन के ज्वार भाटे का हिस्सा बन गए पता ही नहीं चला। और जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो एक दिन इंदु ने कहीं घूमने की इच्छा को रघुनाथ से साझा किया। रघुनाथ भी तैयार हो गए, लेकिन अचानक ही रघुनाथ की छुट्टी कैंसिल हो गई, क्योंकि उनके ऑफिस में अचानक ही ऑडिट आ गया। बड़े ही भारी मन से रघुनाथ ने इंदु को बताया। इंदु बेचारी क्या करती, मन महसूस कर रह गई। कुछ समय बाद फिर से उनका कहीं यात्रा पर जाने का प्लान बना। जैसे बगिया के पौधों के साथ अनचाहे कुकुरमुत्ते उगते हैं ना, बस वैसे ही न जाने कहाँ से रघुनाथ के मामा जी भी टपक पड़े। उन्हें कुछ रुपयों की ज़रूरत थी, तो रघुनाथ से उधार मांगने आए थे। अजब दुनिया में फंस गए थे रघुनाथ। अगर मामा जी को पैसे की मदद नहीं करते तो उनकी दिवंगत माता जी की आत्मा को ठेस पहुंचती, और अगर उधार दे देते तो स्वयं यात्रा पर नहीं जा पाते। आखिर यात्रा के लिए उन्होंने कुछ पैसे अलग से जोड़े थे, वरना एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने खर्चों में ही इतना लाचार हो जाता है कि घूमने फिरने का खर्चा उसे कठिन पहाड़ चढ़ने जैसा प्रतीत होता है। रघुनाथ अपने माताजी को निराश नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने माताजी को अपने जोड़े हुए रुपए उधार दे दिए। इस बात पर से इंदु भड़क गई। एक तो उनकी यात्रा की इच्छा फिर अधूरी रह गई, दूसरा रघुनाथ का यूँ अपने रिश्तेदारों को पैसे देने से वह खिन्न थी। उसकी चिड़चिड़ाहट अब उसके व्यवहार में भी झलकने लगी थी। वह रघुनाथ को उल्हाने मारती। इंदु, कहीं यात्रा पर चलना तो दूर की बात, तुमने तो अब चलना फिरना भी बंद कर दिया है। दूसरे सरकारी बाबू की तरह तुमने भी मटके जैसी तोंद पाल रखी है। बस चूरन की गोली खाते रहते हो, यह नहीं कि अपने परिवार वाले को कहीं घुमाने फिराने ले जाओ। बस रिश्तेदारों की मदद करते रहते हो। अगर ऐसे ही चला तो एक दिन हम साधु बन जाएंगे। रघुनाथ इंदु की मनस्थिति समझता था। वह इंदु को मनाता रहा। रघुनाथ ने कहा, अच्छा, इस बार मैं सरकारी बैंक में भविष्य निधि में ज़्यादा बचत करूँगा, और कुछ समय बाद मेरा पद भी बढ़ जाएगा, आमदनी भी बढ़ जाएगी। तब इंदु बोली, रहने दो, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम बस ऐसे ही झूठे वादे करते रहते हो। बस ऐसे ही रूठने मनाने के बीच समय की धार और पैनी होती गई।
ट्रेन की खिड़की के बाहर भी दूर नील गगन में सूरज की किरणों की सुनहरी धार भी पेनी होती जा रही थी। जैसे सूरज की सुनहरी धार अपने अनंत रंगों को समेटी होती है, ऐसे ही रघुनाथ के हृदय में भी भावनाओं के अनगिनत रंग उमड़ रहे थे। कभी अचानक ट्रेन की गति कुछ मध्यम होती, शायद कोई स्टेशन आने वाला था, और ट्रेन धम्म से स्टेशन पर रुक गई। सैकड़ों लोगों की भीड़, धक्का मुक्की, कोलाहल, इसमें रघुनाथ अपने विचारों की श्रृंखला से बाहर आया। तभी उसकी बेटी ने फिर पूछा, पापा कुछ लेंगे आप? रघुनाथ, नहीं बेटा, कुछ नहीं। रघुनाथ के डब्बे में कुछ यात्री उतर गए थे और कुछ यात्री शोरगुल करते हुए डब्बे में चढ़ रहे थे। तभी एक महिला रघुनाथ के सामने वाली सीट पर अपने बच्चों के साथ आ बैठी। उसकी बातों से साफ झलक रहा था कि उस महिला के भाई भाभी उसे ट्रेन में बिठाने आए हैं, जो उस महिला और उस बच्चों पर अपना लाड़ बरसा रहे थे। साथ ही जल्दी ही वापस मायके आने का मनुहार भी कर रहे थे। फिर अचानक ट्रेन की सीटी की आवाज़ आ गई। महिला के रिश्तेदार नीचे उतर गए तो महिला ज़ोर ज़ोर से बच्चों से कहने लगी, चलो मामा मामी को बाय बाय करो। ट्रेन फिर आगे बढ़ने लगी, उसकी रफ्तार फिर तेज़ होने लगी। यह महिला अपने ढेर सारा सामान लेकर आई थी। शायद मायके के कई उपहार वह साथ लाई थी। हाँ, सच ही है, मायके का अपनापन और प्रेम हर स्त्री के जीवन की अनमोल धरोहर होती है। उसे देख रघुनाथ की यादों के कपाट फिर खुलने लगे। कैसे इंदु भी अपने मायके जाने के लिए उत्साहित रहती थी। एक बार जब फिर गर्मियों में यात्रा पर जाने का प्लान बन रहा था तो इंदु के भाई की शादी तय हो गई थी। इंदु, इस बार गर्मियों में तो हमें मायका चलना होगा। मेरे इकलौते भाई की शादी है, इसलिए माँ ने गर्मियों की छुट्टी में शादी का मुहूर्त निकलवाया ताकि मैं और बच्चे वहाँ आराम से रह सकें। रघुनाथ, तो फिर यात्रा पर नहीं चलेंगे क्या? इंदु, हाँ, जब मेरे मायके से बुलावा आया है तो आपको यात्रा सूझ रही है, जैसे कि आप सच में ही यात्रा करवाते रहते हो। रघुनाथ भी मजाक में इंदु की चुटकिला लेने लगा और उसकी हंसी वातावरण में गूंजने लगी। इंदु, रहने दो, दूर के ढोल सुहावने ही अच्छे लगते हैं। इंदु, देखो मेरा एक ही भाई है, मैं लेन देन और खर्चों में जरा सी भी कमी नहीं करना चाहती हूँ। रघुनाथ बोले, ठीक है, तुम दिल खोल कर शादी की तैयारी कर लो। इंदु के चेहरे पर मायके जाने की चमक स्पष्ट रूप से दिख रही थी। निरंतर चलते रहना ही जिंदगी है। बस ऐसे ही रघुनाथ और इंदु की जिंदगी भी आगे बढ़ रही थी। ऐसे ही ट्रेन निरंतर गति पकड़े हुए अपने गंतव्य तक जा रही थी। कुछ समय पश्चात रघुनाथ और इंदु की यात्रा की असफल योजना एक बार सफल हो ही गई। रघुनाथ और इंदु अपने दोनों बच्चों को लेकर घूमने जाने निकल पड़े। वे सभी बड़े ही उत्साहित थे। इंदु ने रास्ते के लिए लड्डू, मठरी और भी न जाने क्या क्या खाने पीने का सामान रख लिया था। रघुनाथ, अरे इतना खाना पीना क्यों साथ रखा है? इंदु ने कहा, अरे आप कुछ समझते ही नहीं हो। बच्चों के साथ बाहर निकलो तो भरपूर खाने पीने का सामान साथ होना चाहिए। पता नहीं कब भूख लग जाए बच्चों को। वे सभी बड़े आनंद के साथ ट्रेन में चढ़ गए। बच्चे भी बहुत खुश थे। आखिर ये पहली बार यात्रा पर जा रहे थे। ट्रेन चलने में अभी कुछ देरी थी कि अचानक रघुनाथ के फ़ोन की घंटी बज उठी। हेलो, क्या? कब? ओह, ठीक है, हम पहुंचते हैं। रघुनाथ, बुआ जी नहीं रही, हमें यात्रा रद्द करना होगा, बुआ जी के घर जाना होगा। तभी रघुनाथ की बड़ी बेटी बोल पड़ी। उसकी आवाज़ में चिड़चिड़ाहट भी थी और गुस्सा भी। यह बुआ जी को अभी ही जाना था, कुछ दिनों के बाद नहीं जा सकती थी क्या? दूसरी बेटी, हाँ, और अब इस लड्डू मठरियों का क्या होगा? वहाँ पर तो हम ये खा ही भी नहीं पाएंगे और बस सादा सादा सा खाना खाना पड़ेगा। गुस्सा तो इंदु को भी आ रहा था यात्रा के रद्द होने का, लेकिन इंदु बुआ जी के जाने का अफसोस भी कर रही थी। उसने दोनों बेटियों को समझा बुझाकर ट्रेन से उतार लिया और एक बार फिर समय की पैनी धार में यात्रा का सुख कट गया। जैसे आकाश में पतंग की डोर छूट जाती है और लाचार होकर हम कटी पतंग को देखते रहते हैं, ठीक वैसे ही इंदु और बच्चे ट्रेन को आगे जाता हुआ देख रहे थे, जो कुछ ही देर में कटी पतंग की तरह आंखों से ओझल हो चुकी थी। समय के साथ साथ रघुनाथ और इंदु के जीवन की गाड़ी भी सरपट दौड़ रही थी। ऐसे ही दौड़ती भागती जिंदगी में कब रघुनाथ की अधेड़ावस्था आ गई, पता ही नहीं चला। अब रघुनाथ की तबीयत भी थर्मामीटर के पारे की तरह ऊपर नीचे होती थी। यूँ तो रघुनाथ को कोई व्यसन न था, पर दिन भर सरकारी दफ्तर में बैठे बैठे चाय की चुस्कियाँ और समोसों के दौर ने एक मटके जैसी तोंद
अब बिरयानी की हांडी जैसा बना दिया था। चूरन की गोली भी अब ज़्यादा असर नहीं करती थी। आए दिन पेट संबंधी गड़बड़ी रघुनाथ को होती रहती थी। दिन ऐसे ही निकलते जा रहे थे। रघुनाथ की आंखों पर मोटा मोटा चश्मा चढ़ गया था। कभी गृहस्थी के काम, तो कभी बड़े होते बच्चों की ज़रूरतें, तो कभी किसी रिश्तेदार की वजह से यात्रा का अल्पविराम अब कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। रघुनाथ को याद आ रहा था कैसे जवानी में उसका शरीर ताकतवर था, कितनी शक्ति थी, पर उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका शरीर भी ढीला पड़ने लगा था और वह अपना आसमान ढीला पड़ने लगा था। समय के साथ साथ अब बच्चे भी बड़े हो गए थे और वह अपना अपना आसमान तलाशने इंदु और रघुनाथ के घोंसलों से उड़ गए थे। यही जीवन की रीत है। कब बच्चे बड़े होकर अपना नया संसार, नया घोंसला बना लेते हैं, पता ही नहीं चलता। इंदु और रघुनाथ अकेले पड़ गए। कुछ ही दिनों बाद रघुनाथ 60 वर्ष के होने वाले थे। अब उनका एक ही सपना था, रिटायरमेंट के बाद इंदु के साथ यात्रा करना। बच्चों की जवाबदारी भी कम हो गई थी। वर्षों से रघुनाथ का बैंक में खाता था, फिर वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आने से आधा प्रतिशत ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा और ट्रेनों में बुकिंग में छूट भी मिलेगी। बस फिर वह और इंदु यात्रा करेंगे और जीवन के अपने अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। एक बार फिर उनके मन में नई आशाओं ने जन्म ले लिया। एक ठंडी श्वास भरकर रघुनाथ अपनी यादों से बाहर आए और ट्रेन में आसपास बैठे यात्रियों को सरसरी निगाह से देखने लगे। फिर पुनः ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकने लगे, जहाँ यादों की दुनिया से परे वास्तविक दुनिया की झलकियाँ थीं। दूर मुक्त गगन में डूबते सूरज की लालिमा घिर गई थी और पक्षियों के झुंड अपने अपने घरों में लौट रहे थे। कुछ देर के बाद सूर्यास्त भी हो जाएगा। ट्रेन एक बार फिर धरती के सीने पर सरसपट भाग रही थी। रघुनाथ एक बार फिर से यादों के सागर में तैरने लगे। कितना पसंद था इंदु को पहाड़ों के बीच सूर्यास्त देखना। सूर्य की लालिमा जब उसके गुलमोहर के लाल लाल फूलों पर पड़ती तो वह तप्त अंगारों से प्रतीत होते थे। जैसे तेज धूप के बाद शाम ढलती जा रही थी, वैसे ही रघुनाथ की जिंदगी की शाम में भी एक और शाम हो गई। एक दिन अचानक इंदु को दिल का दौरा पड़ गया और यह दौरा इतना तीव्र था कि मात्र 55 साल में ही इंदु ने अपनी दुनिया को अलविदा कह दिया। किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है। रघुनाथ को इस कड़वी सच्चाई का घूंट पीना पड़ेगा, ऐसा किसी ने ना सोचा था। समय की पैनी धार ने निराशा और दुख के गहरे कुएं में रघुनाथ को जबरन धकेल दिया था। जहाँ एक और रघुनाथ का घर इंदु के पूजा पाठ, भजन, मंत्रों के जाप से गूंजता था, अचानक गंभीर समुद्र की तरह खामोश हो गया। उसकी पायल और चूड़ियों की खनक से एकांत को भी चीरती मधुर ध्वनि उत्पन्न होती थी, पर अब बस दूर तक सन्नाटा पसरा पड़ा था। इंदु ने अपने त्याग और अथक परिश्रम से अपना तन मन लगाकर न सिर्फ रघुनाथ की जिंदगी को संवारा था, बल्कि बच्चों को भी शिक्षा और संस्कारों से नवाजा था। रघुनाथ और इंदु का साथ छूट गया। रघुनाथ की जिंदगी में अंधकार छा गया था और ट्रेन की खिड़की में से बस काला अंधेरा ही नजर आ रहा था। दूर दूर तक कोई रोशनी का नामो निशान न था। ट्रेन के रास्ते में जैसे अंधेरी सुरंग आती है, वैसे ही एक कभी न खत्म होने वाली अंधेरी सुरंग की तरह रघुनाथ को अपनी जिंदगी लग रही थी। आज वह यात्रा तो कर रहा था, लेकिन उसका गंतव्य स्थान था काशी का गंगा घाट, जहाँ वह इंदु की अस्थि विसर्जन की अंतिम यात्रा के लिए जा रहा था। रघुनाथ और उसकी बेटियां इंदु की अस्थियों को काशी में गंगा विसर्जन के लिए यात्रा कर रहे थे, जो इंदु की अनंत की तरफ जाती हुई यात्रा थी। हो गया 15 मिनट।